25,000 रुपये। जी हाँ, अब अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वक्त पर फाइल नहीं की तो सिर्फ ATL पर आने के लिए, सिर्फ फाइलर कहलाने के लिए FBR आपसे 25,000 रुपये का सरचार्ज मांगेगा। पहले ये सिर्फ 1,000 रुपये था, अब 25,000 रुपये हो गया है, यानी कि 25 गुना ज़्यादा। मगर कानून ने इस जुर्माने के साथ कुछ रास्ते भी खुले रखे हैं। आज मैं आपको बतौर वकील कानून की रोशनी में वो 3 तरीके समझाऊंगा जिसमें से 2 में आपको 25,000 रुपये का जुर्माना देने की ज़रूरत नहीं है, और एक चौथा कानूनी रास्ता भी जो शायद ही आपको कोई बता रहा हो, जो शायद ही किसी को मालूम हो। वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि दरमियान में एक अहम वार्निंग भी है जो आपको गलत वक्त पर गलत ऑप्शन चुनने से बचाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। पहले 2 मिनट में बैकग्राउंड समझ लें क्योंकि इसके बगैर जो मैं आपको 3 ऑप्शंस बताऊंगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में फाइलर वो शख्स है जिसका नाम FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट यानी कि ATL पर हो। फाइलर को हर बारी ट्रांजैक्शन पर कम विद होल्डिंग टैक्स लगता है, बैंक प्रॉफिट पर, गाड़ी पर और ख़ास कर प्रॉपर्टी पर। फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद तो फ़र्क और भी बड़ा हो गया। ATL पर मौजूद शख्स के लिए प्रॉपर्टी बेचने पर सेक्शन 236K का रेट अब सिर्फ 2.75% है और प्रॉपर्टी खरीदने पर सेक्शन 236K का रेट सिर्फ 1.25% है। नॉन फाइलर के रेट्स इसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। अब 2 तब्दीलियाँ याद रखें जो फाइनेंस एक्ट 2026 लेकर आया है। नंबर 1, सेक्शन 182A का ATL सरचार्ज, यानी डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करके ATL पर आने की फ़ीस इंडिविजुअल के लिए 1,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, AOP के लिए 10,000 से 50,000 और कंपनी के लिए 20,000 से पूरा 1,00,000। नंबर 2, लेट फाइलर की कैटेगरी ख़त्म कर दी गई। 10th स्केड्यूल ऑफ रूल 1A जो लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट लाया था ओमिट हो चुका है, यानी अब बीच की कोई कैटेगरी नहीं रही, या आप ATL पर हैं या नहीं हैं, इसलिए अब ATL पर आना पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अब असल सवाल, आज जुलाई 2026 में अगर आपका नाम ATL पर नहीं है तो आपके पास क्या रास्ते हैं? 3 ऑप्शंस हैं और तीनों का फ़ायदा नुकसान अलग है। ऑप्शन नंबर 1, टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न अभी फाइल करें, सरचार्ज अदा करें और फ़ौरन फाइलर बन जाएं। इस वक्त जो ATL चल रही है वो टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न्स पर मबनी है। टैक्स ईयर 2025 की डेडलाइन गुजर चुकी है, इसलिए अब टैक्स ईयर 2025 फाइल करना लेट फाइलिंग है और ATL पर आने के लिए सरचार्ज देना पड़ेगा। फ़ायदा ये है कि SRO 1638 के बाद ATL रोज़ाना अपडेट होती है, तो फाइल करने और सरचार्ज अदा करने के 1-2 दिन के अंदर आपका नाम लिस्ट पर आ जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जो आज ही की ताज़ा डेवलपमेंट है। IRS इस वक्त टैक्स ईयर 2025 के लिए भी नया वाला 25,000 रुपये का सरचार्ज मांग रहा है। हालांकि बहुत से टैक्स एक्सपर्ट्स का मौक़िफ़ है कि ये नया रेट सिर्फ टैक्स ईयर 2026 से लगना चाहिए था। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने FBR चेयरमैन को बाकायदा लेटर लिखकर मुतालबा किया है कि ये वैलिडेशन हटाई जाए क्योंकि कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पीछे जाकर लागू नहीं किया जा सकता। ये मामला अभी पेंडिंग है, तो अगर आपको फ़ौरन फाइलर स्टेटस चाहिए तो आज की तारीख में प्रैक्टिकली IRS आपसे 25,000 रुपये ही मांगेगा इस डिस्प्यूट का फैसला आने तक। ऑप्शन 2, टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न फाइल करें और नई ATL का इंतज़ार करें बगैर किसी सरचार्ज के। टैक्स ईयर 2026 की फाइलिंग 1 जुलाई से खुल चुकी है और डेडलाइन 30 सितंबर 2026 है। अगर आप डेडलाइन के अंदर टैक्स ईयर 2026 फाइल कर देते हैं तो आप पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, और जब नई ATL आएगी जो मौजूदा रूल्स के मुताबिक डेडलाइन के अगले दिन यानी एक्सपेक्टेड 1 अक्टूबर 2026 को पब्लिश होनी चाहिए, तो आप उस पर बतौर एक्टिव फाइलर शामिल होंगे, बिल्कुल मुफ्त, ना 1,000 रुपये ना 25,000 रुपये भरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3, दोनों साल 2025 और 2026 फाइल करें और नई ATL का इंतज़ार करें। ये सबसे साफ़ सुथरा रास्ता है, लेकिन पहले एक ज़रूरी वजाहत ये है कि टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न सिर्फ उसी शख्स को फाइल करनी है जिस पर वो साल की रिटर्न बनती थी या जिसकी पेंडिंग है। अगर आप बिल्कुल नए रजिस्टर हो रहे हैं यानी आपकी NTN रजिस्ट्रेशन अब हुई है और टैक्स ईयर 2025 में आप पर रिटर्न फ़र्ज ही नहीं थी, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। आप सीधा टैक्स ईयर 2026 से आगाज़ करें, यानी ऑप्शन 2 ही आपका रास्ता है। अब वो 3 बारीक मगर नहायत अहम बातें
जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं या कई लोगों को नहीं मालूम, और जो आपको शायद किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगी। पहली बात, अंडरटेकिंग वाला रास्ता। फाइनेंस एक्ट 2026 के अंदर ही लिखा है कि सेक्शन 182 के सब सेक्शन 1 की सरचार्ज की शर्त उस इंडिविजुअल पर लागू नहीं होगी जो कमिश्नर के सामने ये अंडरटेकिंग दे कि वो अंडरटेकिंग की तारीख से 6 माह तक कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, ना हासिल करेगा, ना किसी प्रॉपर्टी में ओनरशिप या बेनिफिशियल इंटरेस्ट लेगा। मतलब क्या है, अगर आपको प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करनी ही नहीं, आप सिर्फ बैंक प्रॉफिट, गाड़ी या जनरल फाइलर बेनिफिट्स के लिए एटीएल पर आना चाहते हैं, तो कानून के मुताबिक आप अंडरटेकिंग देकर 25,000 के सरचार्ज से बच सकते हैं। और ये मेरी बात नहीं, ये कानून की बात है। आप स्क्रीन पर फाइनेंस एक्ट 2026 के ऑफिशियल गज़ट का पेज दे सकते हैं जिसमें ये बात क्लियरली मेंशन है, और ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि इस अंडरटेकिंग का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और प्रोसीजर एफबीआर ने नोटिफाई करना है, जो अभी तक नहीं किया, तो ये रास्ता कानून में मौजूद है, मगर अभी इस पे अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अपडेट्स लेने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगी, मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और चैनल पे शेयर कर दूंगा। दूसरी बात, जुर्माना और सरचार्ज दो अलग चीज़ें हैं। लोग इन्हें मिलाकर बता देते हैं। सेक्शन 182A का सरचार्ज सिर्फ एटीएल पर आने की पेमेंट है। सेक्शन 182 की लेट फाइलिंग पेनल्टी इससे बिल्कुल अलग है। वो रिटर्न लेट फाइल करने पर लगती है, चाहे आप सरचार्ज दें या ना दें। तो ऑप्शन 2 और 3 में आप सरचार्ज से तो बच जाते हैं, लेकिन अगर आपकी टैक्स ईयर 2025 रिटर्न बनती थी और आपने फाइल नहीं की, तो उस साल की पेनल्टी का रिस्क अपनी जगह कायम है। इसलिए सरचार्ज बच गया का मतलब सब कुछ माफ़ हरगिज़ नहीं है। तीसरी बात, इंटरिम पीरियड का ट्रैप। ये सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट है। अगर आप सिर्फ ऑप्शन 2 चुनते हैं, यानी सिर्फ टैक्स ईयर 2026 फाइल करके बैठे हैं, तो 1 अक्टूबर तक यानी नई एटीएल आने तक आप हर ट्रांजैक्शन पर नॉन फाइलर ही ट्रीट होंगे। अगर आपने अगस्त में प्लॉट बेचना है या सितंबर में गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है, तो टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न आपको उस ट्रांजैक्शन पर नहीं बचाएगी। ऐसे केस में फ़ौरन फाइलर होना ज़रूरी है, और वो सिर्फ ऑप्शन 1 से ही मुमकिन है। तो अपना फ़ैसला अपनी आने वाली ट्रांजैक्शन देख कर करें, सिर्फ पैसे बचाने के शौक़ में नहीं। अब मैं आपको कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ बताता हूँ। पहली ये कि 1 अक्टूबर वाली तारीख पत्थर पर लकीर नहीं है। रूल्स ये कहते हैं कि नई एटीएल फाइनल डेडलाइन के अगले दिन आती है, लेकिन पिछले दोनों साल डेडलाइन एक्सटेंड हुई है। टैक्स ईयर 2025 में 30 सितंबर से 15 अक्टूबर और नई एटीएल 1 नवंबर को आई। अगर इस साल भी एक्सटेंशन हुई तो नई एटीएल भी आगे जा सकती है, इसलिए 1 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड डेट समझे, गारंटी नहीं। दूसरी बात ये कि आयरस की टैक्स ईयर 2025 वाली 25,000 की वैलिडेशन का पीटीबीए डिस्प्यूट पेंडिंग है। मुमकिन है कि एफबीआर ये वैलिडेशन हटा दे या नरमी करे। उस सूरत में ऑप्शन 1 सस्ता हो सकता है। तीसरी बात यह कि पहली दफ़ा फाइल करने वालों के लिए वेल्थ स्टेटमेंट हल्के में ना लें। आपके एसेट्स, बैंक बैलेंसेस और ज़राए आमदन का रिकन्सिलिएशन ठीक होना चाहिए, वरना फाइलर तो बन जाएंगे लेकिन अगले साल नोटिस का दरवाज़ा खोल लेंगे। चौथी चीज़ ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए आपकी डेडलाइन भी 30 सितंबर है, और आप आईआरएस के ज़रिए रिप्रेजेंटेटिव से भी फाइल करवा सकते हैं, यानी कि कंसल्टेंट से भी फाइल करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में नॉन रेजिडेंट स्टेटस की अपनी अलग कंसेशन है। इस पर तफसीली वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है। और पांचवी सबसे अहम, 30 सितंबर का इंतज़ार ना करें। हर साल आखिरी हफ्ते आईआरएस डाउन हो जाता है। लोग रात 11 बजे फाइल कर रहे होते हैं, तो सिस्टम उनकी रिटर्न को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए ईजी होकर जुलाई और अगस्त में अपनी रिटर्न फाइल करवा लें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।